ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हमारे मेन कैरेक्टर मतलब मिशाशी की फाइट उससे होने वाली है जिसे ये पूरी दुनिया गॉड मानती है। हालांकि अगर आप भगवान से ये लड़ना चाहोगे तो लोग आपसे नफरत जरूर करेंगे। तो मिशाशी ने बचपन से ही वो नफरत देखी थी। कहानी की शुरुआत में ही उसके पेरेंट्स मारे जा चुके थे और जहाँ लोगों को उसे समझाना चाहिए वहाँ लोग उससे नफरत कर रहे थे। मिशाशी की एज अभी बहुत ही ज्यादा कम है लेकिन फिर भी उसके पास कोई भी नहीं आया। लेकिन अब लॉ के हिसाब से जब मिशाशी के पेरेंट्स ही नहीं है इसलिए इसके रिश्तेदार ही उसका ख्याल रखना होगा। लेकिन वो भी उससे इतना नफरत करते हैं कि जब मिशाशी उनके घर की गेट के बाहर था तब वो गेट भी नहीं खोलते। पर मिशाशी भी डीठ था, वो कुछ दिनों तक वैसे ही बैठे रहता है जिसके बाद रिश्तेदारों का दिल पिघल जाता है और वो उसे अंदर आने देते हैं। लेकिन वो शुरुआत में ही उसे समझा देते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पूछेगा और ना ही उनके दोस्त से मिलेगा। मिशाशी को ये चीज समझ में नहीं आती, वो बहुत छोटा था। वो पूछ लेता है कि इसका क्या कारण है, जिस पर उसकी पिटाई होती है। बाद में ऐसा ही टाइम बीत जाता है। एक दिन मिशाशी देखते हैं कि उसके अंकल आज टिफिन ले जाना भूल गए हैं, इसलिए वो टिफिन ले जाकर उन्हें दे देता है। लेकिन इसके बदले भी उसे सिर्फ पिटाई मिलती है। वो लोग मिशाशी को मारते और उससे काम कराते थे। ये चीज मिशाशी के लिए ठीक थी, उसे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसका दिल तब तक दुखता था जब उससे कोई बात नहीं करता था। वो खुद ही खुद में बहुत ही अकेला फील करने लगा था। लेकिन एक दिन उसे एक दूसरा लड़का मिलता है जो कि बिल्कुल उसी की एज का था। वो लड़का भी तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। भले ही वो एज में छोटा है लेकिन वो बशी फैमिली से बिलोंग करता है जिन्हें बचपन से ही इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जो हाल मिशाशी का था वो इसे बशी फैमिली का भी है क्योंकि लोग इनसे भी बात नहीं करते और इन्हें भी नफरत की नजरों से देखते हैं। इसी वजह से उस लड़के ने मिशाशी को देखते ही अपनी तलवार पीछे छुपा ली थी। वैसे इसका नाम काजिरो है। तभी मिशाशी उससे कहता है कि तुम तलवार चला रहे थे, मुझे भी सीखना है। जो सुनकर काजिरो हैरान था। बाद में उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर वो एक लंबे समय एक तलवार चलाना सीखते हैं। अब मिशाशी को अपना एक दोस्त मिल गया था, वो उसी के साथ बड़ा होता है। वैसे मिशाशी बुशी फैमिली में बिलोंग नहीं करता, इसी वजह से वो स्कूल जा सकता था। उसने शुरुआत में ही स्कूल जाना शुरू कर दिया था। आज स्कूल में उसके टीचर उन सभी स्टूडेंट को ओनी के बारे में बता रहे थे। असल में ओनी वो क्रिएचर है जिसे ये लोग अपना गॉड मानते हैं। कहानी बहुत सालों पहले की है। अचानक से आसमान में एक मीटेओराइट यहाँ धरती पर गिरता है जिसके अंदर से डीमन क्रिएचर बाहर आया। वो सभी को खत्म कर रहा था। इसी वजह से कुछ लोगों ने अपनी एक टीम तैयार की और उस क्रिएचर को हराकर सभी को बचाया। लेकिन वो क्रिएचर मरा नहीं था, वो खुद को और ताकतवर करवा कर इन सभी को खत्म कर देता है। जिसके बाद इंसान समझ चुके थे कि वो उसे नहीं हरा सकते। हालांकि टीचर बताते हैं कि बाद में उन्होंने उस क्रिएचर को अपना भगवान मान लिया और उसी की सेवा करने लगे जिससे अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन मिशाशी ये बात बिल्कुल नहीं मानता क्योंकि उनका सोचना बिल्कुल उल्टा है। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब मिशाशी काजिरो के साथ तलवार चलाने की ट्रेनिंग कर रहा था तभी वहाँ पर काजिरो के फादर आते हैं। वो उन दोनों को ही अपने क्लैन की बहुत पुरानी बात बता रहे थे। वो कहते हैं कि एक बार जब इंसान ओनी के आतंक से परेशान थे तब बुशी क्लैन ने मिलकर ओनी को हराया था। ये सब चीजों से मिशाशी समझ चुका था कि ओनी जो भी क्रिएचर है वो अच्छा नहीं है और इंसान सिर्फ उसे भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि वो अभी तक सेफ है। वैसे तो मिशाशी ओनी के खिलाफ है लेकिन वो इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वो ये चीज किसी के सामने बोले क्योंकि वो जानता है कि इससे उसी के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। वैसे अब तभी वो टीचर सभी से कहते हैं कि कल वो उन्हें माइनिंग के लिए लेकर जाएंगे। हमें एक और बात बताई जाती है कि ओनी यानी कि इनके गॉड को प्रसन्न करने के लिए ये लोग माइनिंग करते हैं और वहाँ से ऑर्स यानी कि जो क्रिस्टल टाइप की चीजें मिलती हैं वो उन्हें चढ़ाते हैं जिससे भगवान हमेशा उनसे प्रसन्न रहे। इन्होंने उन ओनी की एक मूर्ति भी बना रखी थी जिसे देखकर बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे उसे देखने के लिए। वैसे मिशाशी यहाँ से लौट कर सीधा काजिरो के पास आता है जहाँ वो उसे अपनी कटाना दिखा रहा था। हालांकि उसकी कटाना एक पिकैक्स है। पिकैक्स वही चीज होती है जिससे पत्थर तोड़े जाते हैं। हालांकि मिशाशी उससे कहता है कि नहीं, मैं शुरुआत से ही इस चीज से ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ, मैं इसे कटाना की तरह यूज कर सकता हूँ। लेकिन काजिरो उससे कहने लगा था कि मैंने क्लास में सुना था कि तुम जोर जोर से कह रहे थे कि तुम एक बहुत अच्छे माइनर बनोगे। लेकिन मिशाशी कहता है कि वो सिर्फ मैं दूसरों को चमका देने के लिए कह रहा था। लेकिन काजिरो को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि बुशी कभी भी अपने ड्रीम को छुपाते नहीं। वैसे काजिरो को तो ये भी कहता है कि तुम अपने ड्रीम को भूल जाओ क्योंकि मुझे मेरे फादर की बात पर यकीन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ओनी हमारे दुश्मन है और ना ही मुझे लगता है कि बुशी क्लैन वालों ने किसी को बचाया था। हालांकि मिशाशी इस पर आवाज उठाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारा मानना गलत है, तुम अपने रूट को नहीं भूल सकते। तुम्हें याद होगा कि हमने बचपन में प्रॉमिस किया था कि हम दोनों बड़े होकर अपनी एक टीम बनाएंगे और ओनी
उसको हराएंगे। पर इस पर काजिरो कहता है कि नहीं, तुम इस सब को भूल जाओ और कल के इवेंट पर ध्यान दो। अब हम बाद में देखते हैं कि काजिरो जब बाहर कचरा उठा रहा था तो लोग उसकी तरफ कचरा फेंक रहे थे। तभी काजिरो के हाथ में तलवार भी थी। हमें बताया जाता है कि जो बुशिश के लोग होते हैं उन्हें हमेशा से तलवार साथ रखने को कहा जाता है। ये तलवार काजिरो बचपन से ही अपने साथ लेकर घूमा है, जिसकी वजह से लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन काजिरो के फादर ने कहा था कि एक वॉरियर कभी अपनी तलवार नहीं छोड़ता। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मिसाची वहाँ इवेंट वाली जगह पर पहुंच चुका था। वो अपनी पिकैक्स लेकर आया था, लेकिन वहाँ बाहर ही सभी बच्चों से उनकी पिकैक्स कलेक्ट कर ली जाती है, जिसके बाद उन्हें गेट के अंदर भेज दिया जाता है। गेट के अंदर आने के बाद मिसाची सामने तीनों ओनी क्रिएचर को देखता है। यहाँ वो तीनों ओनी क्रिएचर अभी इंसानों की बॉडीज को खा रहे थे, जो देखने के बाद मिसाची और बाकी सभी स्टूडेंट कुछ नहीं समझ पाते। हालांकि मिसाची आगे बढ़ता है, तभी एक ओनी क्रिएचर मॉन्स्टर फॉर्म में आकर उसके ऊपर हमला करने लगा था। मिसाशी उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वो एक माइनर है और वो इन्हें नहीं हरा सकता, इसलिए उसे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मिसाशी इस बात से सोच रहा था कि उसने कभी अपना ड्रीम किसी को नहीं बताया। वो समझ जाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो डरता था कि लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे या कोई उससे बात नहीं करेगा। लेकिन अब उसके अंदर हिम्मत थी, वो लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वो ओनी क्रिएचर उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। मिसाशी नोटिस करता है कि उसने अपनी पिकैक्स वहीं पर छोड़ दी, इसलिए अब उसके पास लड़ने के लिए कोई वेपन नहीं है। वो वहीं पड़ी हुई एक लोहे की पिकैक्स को उठाता है, पर उससे ओनी को खत्म करना नामुमकिन था। पर मिसाशी हार नहीं मान रहा था, तभी वो ओनी उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। मिसाशी को बहुत चोट लगी थी और फिर वो ओनी उसे उठा लेता है। वो उसे खाने ही वाला था। वहाँ दूसरी तरफ एक टीचर कह रहे थे कि बहुत बढ़िया, तुम एक माइनर होने का ड्रीम पूरा कर रहे हो। अब ना जाने इसका क्या मतलब है, लेकिन वो लोग मिसाशी का सैक्रिफाइस दे रहे हैं। पर मिसाशी डरता नहीं है। वो यहाँ उसके हाथ में से अपना ड्रीम सभी को चिल्लाकर बताता है। वो कहता है कि वो एक बुशी बनेगा और दुनिया से सभी ओनी को खत्म कर देगा, जो सुनकर सभी हैरान थे। अब इतने में ही काजिरो वहाँ पर आता है। वो बाइक लेकर आया था। बाइक सीधा ओनी से जाकर टकराती है और वो मिसाशी की जान बचा लेते हैं। वो पहले यहाँ पर नहीं आने वाला था, लेकिन बाद में उसने मिसाशी की डायरी देखी, जिसमें मिसाशी ने वो टेक्निक्स लिख रखी थी जो कि उसने बचपन से आज तक सीखी हैं। इससे काजिरो समझ जाता है कि मिसाशी इस चीज को लेकर बहुत सीरियस है, इसलिए वो उसे बचाने आया है। हालांकि वहाँ टीचर चिल्ला रहे थे कि तुम जिस बाइक का इस्तेमाल कर रहे हो ये इलीगल है, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर यहाँ पर मिसाशी और काजिरो उस टीचर की बात को इग्नोर कर रहे थे। यहाँ काजिरो मिसाशी को उसकी वो पिकैक्स देता है। मिसाशी कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आए, तुम अगर नहीं भी आते तो मैं भी अपने ड्रीम को छोड़ने नहीं वाला था, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि हम दोनों मिलकर इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। और इसके बाद अब वो उन ओनिस से लड़ने लगे थे। मिसाशी उन सभी ओनिस को खत्म करते जा रहे थे, लेकिन अब तभी वहाँ दूर से एक धमाके की आवाज आती है। सभी टीचर प्रे करने लगे थे कि लॉर्ड शांत हो जाए, लेकिन यहाँ मिसाशी और काजिरो तुरंत ही उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगे हैं। रास्ते में अभी कई सारे ओनिस मिलते हैं जो कि बाकी माइनर्स पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दोनों उन्हें बचाते हैं और बाकी ओनिस को खत्म करते हैं। और फिर बाद में ये उस फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें सामने एक रेड बर्ड दिखती है जो कि छोटी सी थी और नॉर्मल थी, लेकिन अचानक से ही वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाती है। इसे इतने पास से हरा पाना लगभग नामुमकिन था, इसलिए काजिरो अपनी गाड़ी में मोड़ता है। वो दोनों पीछे आने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बर्ड जब जमीन पर हमला करती है तो उसकी वजह से जमीन टूट जाती है और उनका मोटरसाइकिल वहाँ नीचे गिर जाती है। वैसे इस अटैक के बाद मिसाशी और काजिरो भी वहाँ जमीन पर गिर गए थे और मिसाशी तो बेहोश तक हो गया था। इस तरफ हम देखते हैं कि वो ओनी क्रिएचर खुद को और इन्वॉल्व कर देता है, जिसके बाद उसके 6 हाथ आ चुके थे। वैसे इन ओनी को किंजिन कहा जाता है। किंजिन किसी एक स्पेशल ओनी का नाम नहीं है, बल्कि ये एक टाइप होता है ओनी का। वैसे ओनी असल में जापानीज कल्चर में डीमन टाइप मॉन्स्टर को कहा जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि वो किंजिन यहाँ इन पर हमला कर रहा था, लेकिन काजिरो आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो जानता था कि वो उसे नहीं हरा सकता। यहाँ वो किंजिन काजिरो से उसकी तलवार लेने की कोशिश करने लगा था, लेकिन काजिरो को अपने फादर की कही बात याद आती है कि उसे किसी भी कीमत पर अपनी तलवार को नहीं जाने देना है, इसलिए वो अपनी तलवार छोड़ नहीं रहा था। वो किंजिन उसकी तलवार पकड़कर उसे उठाता है और उसे फिर यहाँ वहाँ अपने हाथों को हिलाता है, जिससे कि वो काजिरो दूर फिक जाए। लेकिन काजिरो किसी भी कीमत पर उस तलवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब काजिरो कुछ नहीं कर सकता था, पर तभी वो देखता है कि मिसाशी होश में आ गया है और वो आगे बढ़ रहा है। काजिरो उसे रोकने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन मिसाशी
मिसाशी नहीं रुकता। मिसाशी उस किंजिन पर हमला कर चुका था। वो उसके पेट पर हमला कर रहा था जिससे कि वो उस तलवार को बाहर निकाल सके। वैसे तो किंजिन का जो पेट था वो पत्थर की तरह बहुत ताकतवर है और मजबूत है, लेकिन मिसाशी बचपन से पत्थर तोड़ते आ रहा है, इसलिए उसके लिए ये बड़ी बात नहीं थी। वो कई बार पूरी पावर से उसके पेट पर हिट करता है, जिसकी वजह से उस किंजिन को बहुत दर्द हो रहा था। वो सीख रहा था पर वो भी कुछ नहीं कर सकता था। मिसाशी के फाइनल ब्लो के बाद उसका पेट फट जाता है और मिसाशी वहाँ अंदर जंप कर देता है। वो उसके पेट के लिक्विड के अंदर था। काजीरो को लग रहा था कि उसने मिसाशी को खो दिया, लेकिन तभी मिसाशी उसकी तलवार लेकर वहाँ से बाहर आता है और वो तलवार काजीरो को दे देता है। इससे वहाँ थोड़ी सी इमोशनल सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, लेकिन ये टाइम इमोशनल होने का नहीं था। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि बुशिश क्लैन का फोर्ट्रेस यानी कि उनका जो महल है वो इसी तरफ आ रहा है। ये चीज सुनने में थोड़ी सी अजीब थी, लेकिन ये सुनते हुए मिसाशी और काजीरो तुरंत ही एक टावर पर चढ़ गए थे जहाँ से वो उस महल को आता हुआ देख रहे थे। महल एक कॉर्नर तक आता है, जिसके बाद एक बैरियर की वजह से वो वहाँ रुक जाता है और फिर उसके अंदर से बहुत सारे बुशी क्लैन के मेंबर अपनी बाइक्स पर बैठकर वहाँ बाहर आते हैं। ये वही बाइक थी जो कि इस जगह पर इलीगल है। मिसाशी और काजीरो इन्हें देखकर बहुत इंप्रेस लग रहे थे। तभी वो बुशी क्लैन के मेंबर उस किंजन पर हमला करना शुरू कर देते और उनका लीडर यहाँ मिसाशी और काजीरो से कहता है कि सारे बच्चे यहाँ से दूर हट जाए, लेकिन मिसाशी आवाज उठाता है। वो कहता है कि हम बच्चे नहीं हैं, हम भी बुशी हैं और हम इस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। लेकिन तभी वो लीडर वहाँ उनके पास आता है और कहता है कि इसे हराना इतना आसान नहीं। मिसाशी तो पढ़ाई करते हुए बता रहा था कि उसने उस ओनी का पेट डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इस पर वो लीडर कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो फिर उस ओनी की तरफ पॉइंट करता है, जिसके बाद मिसाशी देखता है कि उस ओनी ने अपना पेट को वापस से रीजनरेट कर लिया था। अभी काजीरो मिसाशी से कहता है कि हमें बात मानकर यहाँ से हट जाना चाहिए, लेकिन मिसाशी बात नहीं मानने वाला था। उसने अपने ड्रीम को चुन लिया है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो तुरंत ही आगे बढ़कर उस ओनी पर हमला करने लगा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। पर तभी वो लीडर और उसके साथ ही एक स्पिरिचुअल रोप की मदद से मिसाशी को बचाकर पीछे ले लेते हैं, जहाँ वो लीडर मिसाशी पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इस तरह तुम मारे जाओगे। पर मिसाशी कहता है कि उसे कुछ नहीं सुनना, सभी ओनीस को खत्म करना। वो एक असली बुशी है, इसलिए वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो तुरंत ही उस रिचुअल रोप को डिस्ट्रॉय करता है और आगे बढ़ जाता है हमला करने के लिए। उसे कोई फिक्र नहीं थी कि वो चाहे मारा भी जाए। इस पर वो लीडर यहाँ सभी से कह रहा था कि मिसाशी एक असली बुशी है, क्योंकि एक बुशी अपने पॉइंट को सही साबित करने के लिए खुद की जान भी दे सकता है। वैसे वहाँ जब मिसाशी हमला कर रहा था तो काजीरो उसे बताता है कि एक किंजिन एक बिग पॉइंट उसके सर पर लगा उसका हॉर्न होता है, इसलिए मिसाशी तुरंत ही आगे बढ़कर उस हॉर्न पर हमला करने लगा था। लेकिन उसके अटैक से उसकी खुद की पिकैक्स टूट जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि सच में किंजिन को हराना इतना आसान नहीं है। हालांकि फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। पर तभी वो किंजिन उसकी तरफ एक फायर बॉल से अटैक करने वाला था, पर उसी समय वो लीडर वहाँ सामने आ जाता है। वो लीडर अपने एक ही अटैक से उस किंजिन के हॉर्न को बीच से काट देता है, जो देखकर मिसाशी हैरान था, पर वो दुखी भी था। वो कह रहा था कि मैं अपनी कही हुई बात पूरी नहीं कर पाया। लेकिन इस पर वो लीडर कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने हिम्मत दिखाई, तुम मरने के लिए भी तैयार थे और ये चीज तुम्हारे ड्रीम को सही साबित करने के लिए काफी है। वैसे वो दोनों जल्दी वहाँ उससे किंजिन के ऊपर से हटते हैं और वो किंजिन ब्लास्ट कर जाता है। बाद में वो सभी लोग वहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे, जिस दौरान मिसाशी उन्हें देखकर नोटिस करता है कि ये चीज उसने पहले भी कहीं देखी है। उसे याद आता है कि ये चीज उसने असल में काजीरो के फादर के एक बुशी क्लैन वाले स्कूल के अंदर देखी थी। उस स्कूल में भी ये लोग इसी तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी वहाँ से जो माइनर्स थे, जो बहुत टाइम से इस चीज से परेशान थे, वो बाहर आकर बुशी क्लैन के लीडर और बाकियों को थैंक्स कहने लगते हैं। मिसाशी ये देखकर समझ जाता है कि काजीरो के फादर बिल्कुल सही थे। बुशी क्लैन सच में एक वॉरियर का क्लैन है। वैसे बाद में हम देखते हैं कि सभी बुशी क्लैन का वो लीडर सभी को इनकरेज करते हुए अनाउंसमेंट कर रहा था कि वो एक दिन दुनिया के ओनेस को हरा देगा और इसके बाद वो पूरी दुनिया को आजाद कराएगा। सभी लोग उसे सपोर्ट करते। वैसे यहाँ मिसाशी खुश तो था, लेकिन वो साथ ही इस बात से गुस्सा भी था कि वो खुद को साबित नहीं कर पाया, क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। पर तभी वो लीडर उसे एक क्रिस्टल देता है और कहता है कि उसने बहुत अच्छा किया, उसने पूरी बहादुरी से लड़ा। बाद में मिसाशी उस क्रिस्टल को फेंकना चाहता था क्योंकि उसे वो नहीं चाहिए था, लेकिन काजीरो कहता है कि उसे ये क्रिस्टल खास लग रहा है क्योंकि इस पर एक निशान है, इसलिए तुम्हें इसे रख लेना चाहिए। अभी वो बात मान लेता है और बाद में वो स्कूल में ओनिस के बारे में और ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। वैसे स्कूल में मिसाशी को पता चलता है कि जो कोई भी सभी ओनिस क्रिएचर को खत्म कर देगा, बाद में इस दुनिया का राजा कहलाएगा और वो पूरी दुनिया को भी गाइड करेगा। इससे मिसाशी समझ चुका था कि लीडर का असल में यही ड्रीम है। अगले दिन वो लीडर से कहता है कि उसे उसका ड्रीम पता चल चुका है। वैसे यहाँ पर वो अभी उस लीडर की ड्रीम की बात कर रहा था। लीडर बोलता है तो बताओ मैं क्या चाहता हूँ, जिस पर मिसाशी कहता है कि तुम इस दुनिया का राजा बनना चाहते हो, लेकिन अब तुम्हारा मुकाबला मुझसे ही होगा क्योंकि मैं तुमसे
पहले उन सभी ओनिस को खत्म करूंगा और इस दुनिया का राजा बनूंगा। लेकिन इस पर वो लीडर कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर तुम्हें तो पता ही होगा कि 150 साल में ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। पर मुसाशी अनाउंस करता है कि जो 150 साल में नहीं हुआ वो अब होगा। वो खुद की एक अलग टीम बनाएगा और उस लीडर से पहले सभी ओनिस को खत्म कर देगा। इस पर वो लीडर उसे कांग्रेस करता है। बाद में मिशाशी और काजिरो अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल चुके थे। वैसे उन दोनों ने फैसला किया था कि वो दोनों लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आप किसी के साथ ज्यादा टाइम रहते हो तो नॉर्मली लड़ाई हो जाती है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो कुछ दिनों में लड़ने लगे थे कि आखिर उनमें से बेस्ट कौन है, क्योंकि वो खुद को साबित करना चाहते थे। यहाँ पर काजिरो फिशिंग में बहुत अच्छा था। वो उनके खाने का इंतजार बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। लेकिन मिसाशी इस चीज से गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है खुद को साबित करने के लिए कि हालांकि बाद में उसे लगता है कि उसे माफी मांग लेनी चाहिए। जब वो लौट कर आता है तो वो देखता है कि काजिरो की हालत खराब है। उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा था। मिसाशी उसके पास आता है तो काजिरो बताने की कोशिश कर रहा था कि कोई लड़की यहाँ पर आई थी, पर वो पूरी बात बताए। इतने में ही वो लड़की फिर से वहाँ पर आती है और मिसाशी पर भी हमला कर देती है। बाद में हम देखते हैं कि मिसाशी और काजिरो दोनों ही एक जेल के अंदर बंद थे और वो लड़की उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी। वैसे ही जगह एक छोटा सा गाँव है और यहाँ पर जो लॉर्ड है उसका नाम हिडियो है। उसी ने उस लीडर को यहाँ ऑर्डर दिया था। उस लड़की का नाम सुगामी है। वो लड़की यहाँ पर हिडियो को ये बताती है कि वो कुछ बोशी क्लैन के लोगों को पकड़ कर लेकर आई है, पर वो लीडर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो दोनों बच्चे हैं और कमजोर हैं। उस लीडर ने उससे कहा था कि तुम्हें पावरफुल बोशी क्लैन के लोगों को पकड़ना है, जिससे कि हम उन्हें कैद कर अपने लिए यूज कर सके। हिडियो चाहता था कि वो उनके लिए काम करे, क्योंकि इनके विलेज पर भी ओनी क्रिएचर हमला करते हैं। हालांकि ये बेवकूफ इसलिए इसने बोशी क्लैन के साथ हाथ नहीं मिलाया। ये बस ये चाहता है कि वो लोग उसकी आर्मी में ज्वाइन हो जाए, जिससे लीडर यही रहे। लेकिन अब और कोई बोशी मिल ही नहीं रहे, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता। अभी वो पता चलता है कि बहुत ही जल्द इनके विलेज पर फिर से हमला होने वाला है और हिडियो को इस चीज का पहले से पता है। इसी चीज की तैयारी वो करना चाहता था। सुगामी से कहता है कि वो गांव के लोगों को तैयार करे और उन्हें बुलाकर लेकर आए, लेकिन सुगामी ऐसा नहीं चाहती थी। वो रोने लगती है और कहती है कि हम उनकी मदद नहीं ले सकते। वो गरीब है और वो इतने ताकतवर भी नहीं है कि वो उन मॉन्स्टर से लड़ सके। ऐसे तो वो सारे मारे जाएंगे। पर लेकिन हिडियो को इस चीज की चिंता नहीं थी। वो सुगामी पर चिल्लाता है। अब बाद में हम देखते हैं कि सुगामी इस चीज से दुखी होकर बहुत रो रही थी। लेकिन इसके बाद वो मिसाशी और काजिरो के पास पहुंचती है, जहां वो उनसे कुछ बात करना चाहती थी। लेकिन वो दोनों उसे देखकर समझ जाते हैं कि वो रोकर आई है, क्योंकि उसकी आंखें लाल हो रखी थी। यहाँ पर सुगामी उनसे बात तो करती है, लेकिन तभी मिसाशी उससे पूछता है कि आखिर तुम छुप कर क्यों रो रही हो और तुम दुखी किस बात पर हो, जिस पर वो सब कुछ बताती है कि वो नहीं चाहती कि उसे गाँव वाले जाकर उस ओनी क्रिएचर से लड़े, क्योंकि ऐसे में वो सारे मारे जाएंगे और वो सब ऐसा करना नहीं चाहती, फिर भी जबरदस्ती दबाव में आकर ऐसा कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो खुद हिडियो से डरती है, इसलिए वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती, जिस बात से वो बहुत दुखी है। अब इसके बाद सीधा रात हो चुकी थी। हम देखते हैं कि वो ओनी मॉन्स्टर अभी इनके गांव की तरफ से बढ़ रहा था। इस तरफ मुसाशी और काजिरो किसी तरह से खुद को आजाद कर लेते हैं। हालांकि अभी भी वो वहाँ से उस विलेज की तरफ नहीं निकले थे। वो सबसे पहले अपनी बाइक को ढूंढते हैं। उसकी चाबी को उन लोगों ने एक पिंजरे की तरफ रखा था, जिस वजह से उस चाबी तक हाथ पहुंचना मुश्किल था। पर काजिरो यहाँ पर अपने फिशिंग स्किल का इस्तेमाल करता है और उससे उन्हें वो चाबी मिल भी जाती है। दूसरी तरफ हम वहाँ हिडियो को देखते हैं, जो कि इस वक्त सभी गाँव वालों को इकट्ठा कर रहा था। उनसे कह रहा था कि मॉन्स्टर उनके गाँव की तरफ आ रहे हैं, इसलिए अब वही लोग फाइट कर उसे रोकेंगे। यहाँ गाँव वाले उसे समझाते हैं कि वो लोग फार्मर है, वो लोग लड़ नहीं सकते। लेकिन हिडियो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो लोग मारे भी क्यों न जाए। अब तभी वहाँ पर सुगामी आ जाती है। वो वैसे तो डरी हुई थी, पर फिर भी वो आवाज उठाती है और कहती है कि किसी को भी लड़ने की जरूरत नहीं, हम यहाँ से दूर हटकर खुद के गाँव को तबाह होने दे सकते हैं। कम से कम इससे हम लोग तो जिंदा रहेंगे। Women. उसकी बात सही थी, लेकिन हिडियो उससे कहता है कि तुम्हारी मेरे सामने आवाज उठाने की हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर उसके बहुत सारे सोल्जर्स थे, जिस वजह से सुगामी और ज्यादा डर रही थी। पर इतने में ही मुसाशी और काजिरो वहाँ पर आते हैं और उन सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। वो सोल्जर्स बहुत ही जल्दी मारे जा चुके थे, जिस वजह से सुगामी के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी और अब वो उस हिडियो से अकेले खुद बात करने जाती है। वो उससे लड़ने को भी तैयार थी, पर यहाँ पर हिडियो उसे कमजोर कह रहा था। साथ ही वो गाँव वाले भी वहाँ से हिल नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें भी हिडियो का डर था। पर तभी सुगामी उनसे चिल्लाते हुए कहती कि अगर वो इस तरह से डरते रहे तो वो बाद में भी वो हिडियो के लिए इसी तरह से काम करते रहेंगे। वो खुद की मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकते, जो सुनकर विलेजर्स वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि तभी हिडियो सुगामी पर हमला करता है, लेकिन सुगामी भी अपने स्पिरिचुअल रोप्स की मदद से उसे पकड़ लेती है और वहाँ नीचे गिरा देती है। अब सारे विलेजर्स तो बच गए थे, पर वो मॉन्स्टर अभी इन्हीं की तरफ आ रहा था और सुगामी अभी भी उसके रास्ते में थी। वो वहाँ से हटने ही हटती, क्योंकि अगर वो हटती तो हिडियो बच जाएगा। लेकिन इतने
में मुसाशी और काजिरो दोनों ही अपनी बाइक से आते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से हटा लेते हैं, जिससे कि वो बच जाती है और गाँव भी बच जाता है। वैसे मुसाशी और काजिरो यहाँ से निकलने से पहले सुगामी से बात करते हैं और उसे अपने साथ ज्वाइन होने का ऑफर देते हैं, जिसे सुगामी ने एक्सेप्ट कर लिया था और अब वो तीनों अपने सफर पर निकल चुके थे। रास्ते में बाइक पर बैठा हुआ मुसाशी उसे क्रिस्टल को देख रहा था जो उसे उस बुशी क्लैन के लीडर ने दिया था। उस क्रिस्टल के अंदर एक होल है जिससे उन्हें अगर मिलने वाले कॉइंस के बारे में मुसाशी को पता चलता है कि वो सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं। वैसे इसके बाद अब हम मुसाशी के बचपन का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो किसी तरह का एक पत्थर फेंक रहा था। उसके सामने असल में काजिरो के फादर थे और ये देखकर वो जाग जाता है, लेकिन जब वो जागता है तब वो सामने एक ओनी को देखता है जो कि काजिरो की सोर्ड लेकर जा रहा था। मुसाशी तुरंत उसके सोर्ड बचाने के लिए उस ओनी के पीछे भागता है, पर वो एक अजीब सी जगह पर आ जाता है जहाँ पर एक लड़का बहुत सी तलवारों को देख रहा था। वो सारी तलवार जमीन में लगी हुई थी। वैसे बीच में जो लड़का खड़ा हुआ था उसका नाम शीरो है और उन तलवारों से बात कर रहा था। और जैसे ही वो मुसाशी को नोटिस करता है तो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है। मुसाशी उसे देखकर एकदम थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी। वैसे मुसाशी तभी उसके पास लगी हुई तलवार को उठाता है और अचानक से उसके अंदर से एक पावर निकलने लगती है जिसे मुसाशी काबू नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी वो उस तलवार की मदद से वहाँ उस ओनी के होन पर हमला करता है और उसने एक ही अटैक में उस ओनी को खत्म कर दिया था, जो देखकर शीरो उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन शीरो उससे कहता है कि शायद तुमने काइत्सु ब्लेड पहली बार पकड़ा है। मुसाशी कहता है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता? इतने में ही मुसाशी के हाथ में वो तलवार पूरी तरह से टूट जाती है। मुसाशी को इस चीज के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। वैसे अभी शीरो उसे देखते हुए कह रहा था कि अच्छा तो तुम शायद वही हो, लेकिन मुसाशी को ये चीज समझ में नहीं आती और वो इस चीज का मतलब पूछता है। लेकिन इतने में एक लड़की वहाँ पर आती है जो कि शीरो को मास्टर कहकर बुला रही थी और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मुसाशी उन दोनों से उनका नाम पूछता है पर वो दोनों नाम नहीं बताते और चले जाते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर सुगामी भी आती है। वो मुसाशी से पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुसाशी से उस तलवार वाली जगह के बारे में बताता है, लेकिन वो जगह गायब हो चुकी थी। अब वो वहाँ से वापस लौट कर आए थे और बाइक पर बैठकर आगे बढ़ चुके थे। रास्ते में मुसाशी उन्हें सब कुछ बता रहा था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद मुसाशी ने कोई सपना देखा है। मुसाशी उन्हें काइत्सु ब्लेड के बारे में भी बताता है, लेकिन काजिरो को इस ब्लेड के बारे में कुछ नहीं पता था। वो जब उसके बारे में पूछता है तो मुसाशी कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन तभी सुगामी कहने लगती है कि ये ब्लेड किसी भी ओनी के होन को बहुत ही इजीली काट सकती है और ये ऑल्सो एक मात्र ऐसा वेपन है जो कि ओनी को खत्म करने में यूज होता है। अभी सुनकर वो हैरान थे। वो कहते हैं कि फिर तो ये एक बहुत ही रेयर वेपन हुआ। और फिर सुगामी उन्हें अपनी ब्लेड दिखाती है। वो कहती है कि ये भी एक काइत्सु ब्लेड है और ये रेयर नहीं होती, हम कहीं भी इसे खरीद सकते हैं। वैसे अब इसके बाद वो एक दूसरी जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर अभी बहुत ज्यादा भीड़ थी। जब वो इस बारे में पूछते हैं तो यहाँ पर सुगामी उन्हें बताती है कि जब भी किसी किंजिन मॉन्स्टर या फिर किसी भी ओनी टाइप मॉन्स्टर के आने की खबर मिलती है तो सारे बुशी क्लैन वाले एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। और अब इसी वजह से यहाँ पर कई सारे बिजनेसमैन ने स्टॉल भी खोल रखे हैं। इन्हें ऐसा ही एक स्टॉल दिखता है, साथ ही वहाँ पर तलवार का एक ऑप्शन भी चल रहा था। अब वो लोग वहाँ अपनी तलवार चुनने के लिए पहुंच गए थे क्योंकि वहाँ पर सब काइत्सु ब्लेड रखी हुई थी। सभी लोग की तरह मुसाशी और काजिरो भी जो ब्लेड उन्हें सही लगती है उसके पास चले जाते हैं, लेकिन जब वो उसे उठाते हैं तो उनकी बॉडी से एक एनर्जी निकलने लगी थी। यहाँ पर अभी एक लड़की जिसका नाम मित्सुरु है वो बताती है कि अभी ये तलवार उनका टेस्ट ले रही है कि वो सच में इसे यूज करने के लायक हैं और इसके ओनर बनने के लायक हैं या नहीं। अब इधर काइजुन के पास कुछ देर में वो एक एनर्जी कलर बदलने लगी थी। उनके आसपास ब्लू ऑरा फैल चुका था और इसका मतलब कि उसने अपना टेस्ट पास कर लिया है। हालांकि मित्सुरु बताते कि हर बुशी की बॉडी पर अलग अलग कलर ऑरा निकलता है। तो ये सुनकर काइजुन पूछने लगता है कि क्या वो ब्लू कलर रेयर है, जिस पर मित्सुरु कहती है कि नहीं, ये बहुत ही कॉमन है, लगभग सबके पास यही कलर होता है। वो बताती है कि बाकी कलर जो है वो रेयर होते हैं। वैसे काइजुन को ये चीज अच्छी नहीं लगती और वो बाद में मुसाशी की तरफ देखने लगता है। मुसाशी अभी अपना टेस्ट दे रहा था। यहाँ उसकी टेस्ट के दौरान वो उस टाइम का सीन देखता है जब काइजुन के डैड को लोगों ने खत्म किया था। अब उस टाइम हुआ क्या था ये तो हमें नहीं बताया जाता क्योंकि सिर्फ हम वो सीन देखते हैं। मुसाशी अभी तब बहुत छोटा था। वैसे अब तभी सीन भी बदलने लगती है और मुसाशी के सामने एक लड़की आती है। मुसाशी ने कभी उसे देखा नहीं था, लेकिन फिर भी मुसाशी को अजीब फीलिंग हो रही थी। वो गिर आकर उसे हक कर लेती है, जिसके बाद मुसाशी को बहुत गर्म महसूस होता है। लेकिन अचानक से वो लड़की एक मस्कुलर लेडी में बदल जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और इतना कहते हुए वो मुसाशी को बहुत टाइट पकड़ लेती है। वहाँ उस दौरान मुसाशी की बॉडी से कुछ डार्क क्रिस्टल निकलने लगे थे, जिसके बाद अचानक से वो उस तलवार को छोड़कर ठीक हो जाता है। मित्सुरु से बताते हैं कि वो टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि उसकी सोल डार्क है। मुसाशी को इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। वो सोचता है कि शायद ऐसा उसके फेल होने की वजह से हुआ, इसलिए वो और कोशिश करेगा। वो 4-5 बार इसी तरह से कई
तलवार ट्राई करता है लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता, जिस पर मित्सुरु कहती है कि उसे कोशिश करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसकी डार्क सोल उसे किसी भी तलवार को नहीं अपनाने देगी। साथ ही मित्सुरु ये भी कहती है कि तुम्हें एक बुशी बनने का सपना अब छोड़ देना चाहिए, जो सुनकर मुसाशी बहुत दुखी हो गया था। वैसे तभी वहाँ पर एक ओनी मॉन्स्टर हमला कर देता है। मुसाशी उनसे लड़ना चाहता था पर अंदर ही अंदर वो इस बात से डर रहा था कि काइत्सु ब्लेड ने उसे नहीं चुना, पर अब तभी वो ओनी मॉन्स्टर उसकी तरफ हमला कर देते हैं। लेकिन अब इतने में काइज़ोरो वहाँ आगे आते हुए अपनी ग्लोइंग सोर्ड से ओनी मॉन्स्टर का हमला रोकना है और साथ ही उस मॉन्स्टर के होंठ काट कर उसे खत्म कर देना है। जिसके बाद अभी सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। मुसाशी देखकर बहुत खुश था कि काइज़ोरो खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि अब वो किसी की मदद नहीं कर सकता। बाद में जब काइज़ोरो और सुगामी उसे दिलासा देने के लिए ले आते हैं तो मुसाशी उनसे कहता है कि वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे अभी वो उनके अब किसी काम का नहीं है, इसलिए वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए थे, पर मुसाशी अभी भी खुद को ताकतवर बनाना चाहता था। तभी वहाँ पर शीरो आता है। वो कहता है कि उसने सब कुछ देख लिया, पर तुम इन डार्क क्रिस्टल की वजह से खुद को कमजोर क्यों समझ रहे हो। इस पर मुसाशी उससे कहता है कि क्या तुम भी ताकतवर हो। जिसके बाद शीरो अपनी पावर से वहाँ सामने एक स्क्वायर शेप में बहुत बड़ा होल कर देता है। इससे पता चलता है कि उसके पास सच में बहुत ज्यादा पावर। अब लेकिन मुसाशी उससे पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं खुद को ताकतवर कैसे बना सकता हूँ। जिस पर शीरो उसकी तरफ एक तलवार फेंकता है। वो कहता है कि तुम्हारी तलवार के अंदर भी डार्क क्रिस्टल निकलते हैं, लेकिन मैंने उन्हें अपना लिया। तुम भी ये चीज कर सकते हो। अगर तुम इससे कामयाब हो गए तो तुम फिर मेरी टीम में ज्वाइन हो जाना और मेरे साथ काम करना। लेकिन मुसाशी उनसे कहता है कि नहीं, मैं काम नहीं करना चाहता। उसका सपना था कि वो एक बुशी बने और सभी ओनी मॉन्स्टर को खत्म करे, इसलिए वो ऐसा करने में मना करता है। हालांकि तभी शीरो मुसाशी को उससे गड्ढे में गिरा देता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों के पास जा रहा हूँ। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो तलवार को उठा लेना। अगर तुम पास हो गए तो शायद कोई चांस है, वरना तुम यही लावा में गिरकर मर जाओगे। वैसे इसके बाद शीरो वहाँ से चला गया था और इस तरफ मुसाशी ने उस तलवार को पकड़कर उस दीवार में लगा दिया था। हालांकि तलवार को टच करने की वजह से फिर से उसकी बॉडी से वो डार्क क्रिस्टल निकलने लगते हैं। अभी ऊपर शीरो की असिस्टेंट यहाँ पर, या फिर कह लो कि उसकी स्टूडेंट ननाओ मुसाशी को देख रही थी। वो मुसाशी से कहती है कि उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो तलवार को छोड़कर लावा में गिर जाए या फिर तलवार को पकड़े रहे और एक क्रिस्टल में बदल जाए। अब मुसाशी लावा में नहीं गिरना चाहता था क्योंकि उसके बाद तो वो पक्का ही मारा जाएगा, इसलिए वो उस तलवार को पकड़ के रखता है। पर धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी क्रिस्टल में बदलने लगती है, जिस वजह से वो ज्यादा देर तक उसे पकड़कर नहीं रख सकता था। वो कोशिश करता है कि वो अपने हाथ से ऊपर चढ़ पाए, लेकिन और जब वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा था तभी वो लावा में गिर जाता है। लेकिन अभी वो मरा नहीं था क्योंकि सारे क्रिस्टल ने उसकी बॉडी को कवर कर लिया था, जिसकी वजह से लावा में उसे कुछ नहीं होता। लेकिन अब वो फिर से उस जगह पर पहुंच चुका था जहाँ वो स्वॉर्ड ट्रायल के वक्त आया था। यहाँ पर वो लड़की भी थी। हमें पता चलता है कि वो असल में एक गॉडेस है। वो अभी मुसाशी को बाहर जाने से रोक रही थी। वो कहती है कि तुम मारे जाओगे और अगर जिंदा भी बच गए तो तुम सिर्फ अपने दोस्तों पर एक बर्डन होंगे। लेकिन मुसाशी कहता है कि नहीं, वो यहाँ से जाएगा और अपने दोस्तों की मदद करेगा, लेकिन वो काइत्सु स्वॉर्ड नहीं संभाल सकता। इसका मतलब वो किसी भी ओनी को खत्म नहीं कर सकती। इसलिए गॉडेस कह रही थी कि तुम्हारे यहाँ से जाना बेकार है और वो कारण भी बताती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारा पूरा पास्ट देख रखा है। वो मुसाशी को वो सारे सीन दिखाती है जो कि उसके साथ बचपन में हुए। मुसाशी हमेशा से अटेंशन चाहता था जो कि उसे कभी नहीं मिला। लेकिन एक दिन रास्ते में एक लेडी ने उससे कहा कि वो काइज़ुरु के फादर के ऊपर पत्थर फेंके क्योंकि सभी लोग काइज़ुरु के फादर को हिट करते थे। मुसाशी ऐसा ही करता है और यहाँ वो गॉडेस कहती है कि तुमने उसकी बात मान ली क्योंकि तुम अब अटेंशन चाहते थे और ये चीज तुम्हें एक काइत्सु स्वॉर्ड ग्रैब करने से रोक रही है। तुम कभी भी एक तलवार नहीं चुन पाओगे। तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी सुनकर और सोचकर मुसाशी वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। जिसके बाद वो गॉडेस उसे क्रिस्टल में बदलने लगती है और वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस जगह पर आते हैं जहाँ पर काइज़ुरु और बाकी सभी वो बुशी आ रहे थे उस किंजिन मॉन्स्टर की तलाश में। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वो मॉन्स्टर मरा हुआ दिखता है। तभी वहाँ पर शीरो आता है और बताता है कि इस मॉन्स्टर को उसने मारा है। अब काइज़ुरु उसे देखकर उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है। साथ ही बाकी बुशी भी उससे सवाल पूछ रहे थे पर वो किसी के सवाल का जवाब नहीं देता, जिससे वो बुशी गुस्सा होकर उसे घेर लेते हैं। लेकिन शीरो एक ही अटैक में उन सभी को खत्म कर देता है और कहता है कि वो यहाँ पर उन सभी की स्वॉर्ड लेने के लिए आया है। अब काइत्सु स्वॉर्ड की खास बात यह है कि वो अपना मास्टर खुद चुनती है, जिसकी वजह से अगर उसने कोई मास्टर चुन लिया हो तो उस तलवार को तब तक और कोई नहीं ले सकता जब तक उसका मास्टर मारा ना जाए। इसलिए वो यहाँ पर सभी को खत्म करने आया था। इसलिए वो सभी को समझाते हैं कि शायद मुसाशी एक स्वॉर्ड हंटर है
और इसी वजह से वहाँ मुसाशी ने जब शीरो को देखा तो उसके पास बहुत सारी तलवारें थी। वैसे शीरो बहुत ताकतवर है, इसलिए कोई उसे हरा नहीं पा रहा था, जो देखकर सुगामी यहाँ काइज़रू से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। अब तभी काइज़रू नाम सुनकर शीरो पीछे मुड़ता है और काइज़रू से कहने लगता है कि अच्छे से तुम ही उस लड़के मुसाशी के दोस्त हो। वैसे वो लड़का अभी तक पूरी तरह से क्रिस्टल में बदल चुका होगा, वो मेरे तलवार बनने के काम आएगा और अगर तुम चाहो तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। ये सुनकर काइज़रू और सुगामी बहुत हैरान थे। अब सीन चेंज होता है, हम मुसाशी को देखते हैं जो कि अभी जिंदा था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी तो क्रिस्टल की बन चुकी है और हमें पता चलता है कि गॉडेस ने ऐसा इसलिए किया था जिससे कि मुसाशी सेफ रह सके और मुसाशी को समझाते हैं कि वो जो वॉरियर बनने का सपना देख रहा है वो उसके लिए नहीं है। लेकिन इतने में एक ग्रीन लाइट वहाँ उस लावा के अंदर से उसे खींच लेती है। मुसाशी जब बाहर आता है तो वो नोटिस करता है कि वो सारे डार्क क्रिस्टल उसकी बॉडी से अपने आप ही निकलते जा रहे हैं। तभी निनाओ यानी कि शीरो की स्टूडेंट उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैं गलती से तुम्हें बाहर निकाल लिया, मुझे लगा कि तुम पूरी तरह से क्रिस्टल में बदल चुके होंगे लेकिन तुम तो जिंदा हो। मुसाशी उसकी इस ना चाहते हुए वाली हेल्प को भी थैंक्स कहकर वहाँ से सीधा अपने दोस्त को बचाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो उसी दिन का सीन देख रहा था जब उसने काइज़रू के बादल के ऊपर पत्थर फेंका था। इसकी वजह से आज उसकी बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी और सभी लोग उसे नोटिस कर रहे थे, लेकिन मुसाशी पहली बार ऐसा महसूस कर रहा था कि काश वो डिसअपीयर हो जाए, उसे किसी से मिलना ना पड़े, क्योंकि लोग जितना उसकी तारीफ कर रहे थे उसे उतना ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो भी उसी रात काइज़रू के फादर के पास जाता है जहाँ वो उनके गेट के बाहर था। अब जब काइज़रू के फादर बाहर आते हैं तो वो उसे खड़ा देखते हैं। मुसाशी उनसे माफी मांगता है, उसे लगा नहीं था कि वो उसे माफ कर देंगे, पर काइज़रू के फादर उसे माफ भी कर देते हैं और घर के अंदर भी बुलाते हैं जहाँ मुसाशी रोते हुए उनसे माफी मांगता है। लेकिन काइज़रू के फादर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम्हें थैंक्स कहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से काइज़रू आज इतना ज्यादा खुश है। वैसे इसके बाद वो मुसाशी को अपनी फैमिली में एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर मुसाशी उनके साथ ही रहता है। वो उसे भी तलवार चलाना सिखाते हैं और मुसाशी काइज़रू के साथ बाकी सारी चीजें भी सीखता है। वैसे अभी इस तरफ शीरो और काइज़रू की फाइट चल रही थी, जिस फाइट में काइज़रू हार चुका था। शीरो उसे खत्म करने ही वाला था पर अचानक से वो रुक जाता है। ये चीज काइज़रू को समझ में नहीं आती, पर तभी वो देखता है कि मुसाशी उसी डायरेक्शन में आ रहा है। वैसे अब शीरो काइज़रू को छोड़ देता है और फिर मुसाशी से कहता है कि लगता है गॉडेस ने अपना जजमेंट अभी तक नहीं सुनाया, लेकिन शायद तुम जाओ, जिसके बाद वो अपना जजमेंट चुने, लेकिन हमें पहले तुम्हें ही खत्म करना होगा। और इसके बाद अब वो ननाओ से आगे बढ़कर हमला करने को कहता है। यहाँ मुसाशी, काजिर और सुगामी तीनों ही ननाओ से लड़ने वाले थे, लेकिन ननाओ के पास जो वेपन है वो बहुत खास वेपन है। वो अपने वेपन के 7 टुकड़े करती है और फिर वो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन्हें 7 तलवारों की तरह यूज कर पा रही थी। वो उनसे हमला करने लगी थी। अब यहाँ पर उन्हें लगातार उन अटैक्स को डोज करना पड़ता है, क्योंकि एक अटैक को जैसे ही डोज करते दूसरा अटैक इनकी तरफ आ रहा था। इस वजह से ये रुक नहीं पा रहे थे। अभी इस वजह से ननाओ से लड़ना भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ये 3 थे पर फिर भी ननाओ इनके ऊपर भारी पड़ रही थी। पर तभी अभी तीनों कुछ प्लान करने लगते हैं। ननाओ ये देखकर समझ जाती है कि शायद अभी तीनों एक साथ उस पर हमला करेंगे, लेकिन इससे अलग होता है, क्योंकि यहाँ मुसाशी और सुगामी अचानक से पीछे की तरफ भागने लगे थे और सिर्फ काजिरो ही वहाँ ननाओ का अटेंशन ग्रैब करने के लिए खड़ा हुआ था। ननाओ समझ जाती है कि शायद वो दोनों डर कर भाग रहे हैं और वैसे भी उसे तो सिर्फ मुसाशी को पकड़ना था, इसलिए वो सीधा मुसाशी पर हमला करती है। लेकिन ये सब इनकी चाल थी, क्योंकि अचानक से ननाओ की ब्लेड रुक जाती है, जो कि सुगामी की वजह से हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस ब्लेड को पकड़ लिया था। और अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए मुसाशी उठाता है। मुसाशी ने तुरंत ही जंप करते हुए उन 7 ब्लेड के टुकड़ों में से एक टुकड़े को तोड़ दिया था। हालांकि अभी उसके पास 6 टुकड़े बचे हुए थे, पर इससे इन तीनों को कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये बहुत ही जल्द ननाओ को हरा देंगे। पर अब ननाओ की तलवार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो, इससे पहले शीरो वहाँ आगे आता है। वो कहता है कि तुम अभी भी बहुत कमजोर हो, इसलिए तुम थोड़ा पीछे रहो, क्योंकि अब फाइट वो करने वाला है। वैसे शीरो यहाँ आगे आते ही अपनी तलवार को हवा में उठाता और फिर उसकी एनर्जी को रिलीज करता है। वह उसकी तलवार के पास अजीब सा एक ब्लैक सर्कल टाइप ऑब्जेक्ट आ गया था। ये देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि जो उसके बारे में जानते थे वो बताते ये तो तभी फॉर्म होता है जब सामने वाला काइत्सु स्वॉर्ड यूजर हो। सभी काइत्सु की पावर को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे। अभी यहाँ पर सभी की तलवारों की एनर्जी शीरो के पास जा रही थी, जिसकी मदद से वो अपने अटैक को परफॉर्म करता है। हालांकि इस अटैक के बाद कुछ नहीं हुआ था। सभी लोग हैरान थे कि
आखिर कुछ भी क्यों नहीं हुआ। पर इतने में ही उन सभी के आसपास एक सर्टेन एरिया में एक स्क्वायर क्रिएट हो जाता है और वो लोग आसपास देखने लगते हैं और फिर अचानक से जिस माउंटेन के ऊपर वो खड़े हुए थे वो माउंटेन अपसाइड डाउन हो जाता है, मतलब कि वो ऊपर की तरफ आ गया था और अब वो उल्टा खड़े हुए थे। ग्रेविटी की वजह से वो वहाँ से नीचे गिरने लगते हैं। मुसाशी किसी तरह से खुद को रोक रहा था पर ग्रेविटी के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। पर अब तभी टाइम रुक जाता है और फिर टाइम स्पेस को क्रैक करते हुए मुसाशी की सोल के अंदर से वो गॉडेस बाहर निकल कर आती है। वो मुसाशी की सोल को बचा रही थी। वो कहती है कि मेरे पास जितनी पावर है मैं उससे तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन मुसाशी कहता है कि नहीं, वो नहीं बच सकता। वो चाहता है कि वो यहीं रुककर अपने दोस्तों की मदद करे। अब पहले तो वो गॉडेस मुसाशी को सिर्फ बातूनी लड़का समझती थी जो हर वक्त उसे कुछ न कुछ कहता रहता है, कुछ करता नहीं। पर इतने टाइम में वो समझ चुकी है कि नहीं, मुसाशी सच में अपने दोस्तों की फिक्र करता है और उनके लिए वो मर भी सकता है। इसलिए वो फैसला करती है कि वो उसे अपनी पावर देगी। और फिर बस जैसा ही वो मुसाशी को अपनी सोल के अंदर एंटर कराती है तो तभी उस माउंटेन के ऊपर एक डार्क क्रिस्टल अपीयर हो जाता है जो कि सभी की एनर्जी को अपनी तरफ खींच रहा था और इसी वजह से शीरो का अटैक नाकामयाब साबित होते जा रहा था। वैसे अब हमें इस डार्क क्रिस्टल के ओरिजिन का पता चलता है। ये असल में ऑब्सीडियन क्रिस्टल है और ये काइत्सु ब्लेड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की पावर रखता है और ऑब्सीडियन क्रिस्टल दुनिया की सिर्फ एक ही है और इसे कंट्रोल करने की पावर ऑब्सीडियन गॉडेस के अंदर है और वो ऑब्सीडियन गॉडेस मुसाशी के अंदर है। वैसे अब यहाँ गॉडेस ने शीरो की ब्लेड को काबू में कर लिया था। वो सबसे पहले उस स्पेल को हटाती है जिसकी वजह से वो माउंटेन उल्टा है, जिसके बाद पहले वो शीरो का वो ब्लैक सर्कल डिस्ट्रॉय होता है और इसके बाद उसका मैजिक क्रॉस हो जाता है जिसकी वजह से वो माउंटेन नॉर्मल हो चुका था। अभी गॉडेस को इस तरह का मैजिक यूज करते हुए देख यहाँ काइज़रो और सुगामी दोनों ही बहुत हैरान थे। तभी गॉडेस काइज़रो से कहती है कि मेरे सभी अटैक्स को बहुत ध्यान से देखना। इधर हम देखते हैं कि अभी गॉडेस के लड़ने के लिए रेना अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर रही थी, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक से गॉडेस की तरफ आती है तो वो रेपल कर जाती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस नैनाओ की तरफ जाने लगती है। गॉडेस यहाँ काइज़रो को बताती है कि उसके पास भी ब्लैक क्रिस्टल होते हैं तो इस तरह से एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुनने के बाद काइज़रो कह रहा था कि इसका मतलब तो मुसाशी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उससे कोई भी नहीं लड़ सकता। लेकिन गॉडेस कहती है कि नहीं, मुसाशी के अंदर जो पावर है वो ये नहीं है, असल में ये सिर्फ गॉडेस की पावर है और असल में गॉडेस इतने टाइम से सिर्फ मुसाशी की बॉडी के अंदर छुपी हुई थी और खुद रिकवर हो रही थी। वो बताते हैं कि आज वो अपनी मदद कर रही है लेकिन वो चली जाएगी तो फिर नहीं आ पाएगी, इसलिए उसे काइज़रो की मदद चाहिए और वो पूछती है कि क्या तुम अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करोगे, जिस पर काइज़रो प्रॉमिस करता है। जिसके बाद गॉडेस उसे थैंक्स कहती है और उसके बाद अपने ट्रू फॉर्म में आकर शीरो से फाइट करने लगती है। वैसे शीरो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे सच में गॉडेस से फाइट करने का मौका मिल रहा था। साथ ही वो ऑफर भी देता है कि अगर तुम मेरे साथ ज्वाइन करोगी तो बहुत खुश रहोगी, लेकिन अब गॉडेस उस ऑफर को मना कर देती है और इसके बाद वहाँ सभी बुशिस की पावर को गैदर करने लगती है। वो कह रही थी कि एक बुशिस चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब सारे बुशिस मिल जाते हैं तो उन्हें रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। अभी वो सभी की पावर से शीरो के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन हमला करने से पहले वो मुसाशी के माइंड में आकर उससे कहती है कि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर फिर से पहले की तरह सो जाएगी, मतलब मुसाशी उसकी पावर फिर से यूज नहीं कर पाएगा। वो मुसाशी से कहती है कि उसे हमेशा सेफ रहना है क्योंकि वो उसका वेजल है। वो बताते हैं कि उसका जो लास्ट वेजल था, मतलब कि काइज़रो के फादर, वो जो मिलकर करने वाले थे उस चीज में वो कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए वो काम मुसाशी ही करेगा। मुसाशी को अभी कुछ समझ में नहीं आता और उसके बहुत सारे क्वेश्चन थे, पर जब वो इसके बारे में पूछता है तो गॉडेस कहती है कि मेरे पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द जाकर शीरो को खत्म करना होगा। तो अब तक गॉडेस ने अभी बुशिस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ शीरो पर हमला करती है और शीरो वहाँ से बहुत ही तेजी से बहुत ही ज्यादा दूर फेंक जाता है। हालांकि शायद वो मरा नहीं है, पर जो भी हो अब वो यहाँ से चला गया था। इस तरफ हम देखते हैं कि मुसाशी अब पहले वाले लुक्स में आ चुका था और शायद गॉडेस फिर से सो चुकी है। अभी बाकी सभी उसकी तरफ आते हैं और सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन मुसाशी अभी भी काइज़रो के फादर के बारे में और जानना चाहता था। लेकिन जब गॉडेस फिर से सो चुकी है इसलिए अब वो मिस्ट्री ही रह गई। वैसे अब इसके बाद मुसाशी सुगामी से एक और सोल ट्रायल अरेंज करवाने को कहता है। सुगामी ऐसे ही करती है। बाद में मुसाशी उसी तलवार को उठाता है जिसको उसने पहले उठाया था। साथ ही सभी को लग रहा था कि शायद इस बार वो कामयाब नहीं होगा, लेकिन कुछ ही देर में वो उस ट्रायल को पास कर लेता है और उसकी बॉडी में से एक रेड कलर की एनर्जी निकलती है। ये देखकर अभी काइज़रो और सुगामी उसकी तारीफ कर रहे थे, पर बाकी लोग उन्हें हटा देते हैं। यहाँ सुगामी काइज़रो को बताता है कि मुसाशी को रेड एनर्जी मिली है जो कि बुशी क्लैन में सबसे ज्यादा रेयर मानी जाती है। वैसे अब तभी मुसाशी काइज़रो को वहाँ से दूर लेकर आता है और उससे पूछता है कि फाइट के दौरान क्या हुआ था, क्योंकि मुसाशी तो कुछ नहीं देख पाया था। लेकिन काइज़रो कहता है कि सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि उससे भी ज्यादा ध्यान नहीं। हालांकि तभी मुसाशी बताता है कि जब वो गॉडेस के साथ कनेक्ट था तब उसने काइज़रो के फादर को देखा, जो सुनकर काइज़रो हैरान हो जाता है। लेकिन मुसाशी भी बताता है कि
कि वो भी ज्यादा कुछ समझ भी नहीं पाया, लेकिन वो इतना समझ गया कि शायद गोडेस और काइजरू के फादर एक दूसरे को पहले से जानते थे। वैसे अब शाम को फिर से अपने सफर के लिए आगे बढ़ते। काइजरू उन सभी के लिए खाने की चीजें ले आया था जिससे उन्हें बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी वो जंगल से होते हुए गुजर रहे थे जहाँ एक दलदल टाइप का एरिया था, मतलब सिर्फ पानी भरा हुआ था। जब वो उसके पार करते हैं तब एक प्लांट उन्हीं इनके ऊपर हमला कर देता है। वो काइजरू और सुगामी को पकड़ लेते हैं, लेकिन मुसाशी बिल्कुल डरा नहीं था। उसने तुरंत ही अपनी काइत्सु ब्लेड निकाल ली थी और फिर उसके हमले से वो उस प्लांट ओनी का खून काट देते हैं जिससे वो डिस्ट्रॉय हो गया था। इससे काइजरू और सुगामी आजाद हो चुके थे। तब मुसाशी दूसरी तरफ नोटिस करता है कि एक प्लांट ओनी में कोई और भी फंसा हुआ है। मुसाशी उसे जाकर बचाता है। वो एक लड़की थी, वैसे वो मरी नहीं थी, वो अभी जिंदा है और बस वो बेहोश है। तो वो मुसाशी को देखती है और अब वो होश में आती है। तो वो मुसाशी को देखती है, उसे पता था कि मुसाशी ने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो मुसाशी को थैंक्स कह रही थी। वैसे मुसाशी और काइजरू दोनों ही वो लड़की बहुत सुंदर लगी थी। अब तभी एक ओल्ड मैन वहाँ भागते हुए आता है जो कि उस लड़की को प्रिंसेस कहकर बुला रहे थे। वैसे अब प्रिंसेस यहाँ उन लोगों से उनका नाम पूछना चाहती थी, पर सुगामी थोड़ा सा जेलस फील करते हुए उस पर चिल्लाती है और कहती है कि पहले तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए, जिस पर प्रिंसेस अपना नाम मिकीरू बताती है। वैसे इन लोगों को ये भी पता चलता है कि मिकीरू लॉर्ड युसागी से मिलने जा रही है। हालांकि मुसाशी को ये नहीं पता कि वो कौन है और मुसाशी इस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन अभी उनकी डायरेक्शन एक ही थी, इसी वजह से मिकाइरू की गाड़ी में बैठकर चले जाते। मिकीरू बताती है कि जब वो यहाँ पर आ रही थी तब उस पर उस प्लांट ओनी ने हमला किया था, लेकिन गाड़ी के अंदर जब वो जा रहे थे तो मुसाशी उससे और बात करने की कोशिश करता है, पर मिकीरू बिल्कुल चुप थी। जब खुद मुसाशी कुछ कहना चाहता था तभी काइजरू और सुगामी बीच में बोलने लगते। अभी मुसाशी इस बात पर बहुत गुस्सा था। वैसे यहाँ पर काइजरू असल में ये कह रहा था कि आखिर ये लॉर्ड युसागी है कौन, जिस पर सुगामी उसे बताती है कि एक बुशी क्लैन का लीडर है। अब हमें पता चलता है कि लीडर से मुसाशी पहले भी मिल चुका है, लेकिन सिर्फ वो उतने ही क्लैन का लीडर था जितने क्लैन से मुसाशी तब मिला था। असल में मुसाशी क्लैन बहुत बड़ा है और दुनिया भर में फैला हुआ है, इसलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग लीडर है और ये जो लॉर्ड है ये शायद उन सभी लीडर में हायर पोजीशन पर है। वैसे अब इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अचानक से उनके सामने खाई आ जाती है। वो ओल्ड मैन किसी तरह से ब्रेक तो लगाते हैं, लेकिन इसकी वजह से मिकीरू वहाँ उस खाई में गिर गई थी। मुसाशी एक पल के लिए भी कुछ नहीं सोच सकता और तुरंत ही वहाँ जंप कर देता है। उसने उसे कैच तो कर लिया था, लेकिन अब मुसाशी भी प्रॉब्लम में फंस चुका था क्योंकि उसे उड़ना तो आता ही नहीं। पर अभी मिकीरू अपने पावर से वहाँ ब्लू क्रिस्टल की मदद से एक अम्ब्रेला बनाती है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड कम हो चुकी थी और वो धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। मुसाशी कहता है कि तुम्हारी पावर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जो सुनकर मिकीरू को अपने फादर की याद आती है। वो कहते हैं कि उसके फादर भी इसी तरह से उसकी तारीफ किया करते थे। वैसे मुसाशी बताता है कि वो लोग इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे, वो यहाँ से ईस्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन मिकीरू कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, तुम वहाँ जा ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा रास्ता पहले ही रोक लिया जाएगा। अब मुसाशी ईस्ट की तरफ अपनी नजर मोड़ता है तो उसे वहाँ पर एक बड़ी सी ब्लैक दीवार दिखती है। बाद में पता चलता है कि ये एक इंजन मॉन्स्टर है, लेकिन ये सुनने के बाद मुसाशी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि वो मॉन्स्टर कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं लग रहा था। उसका साइज सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। दूर से देखने पर सबसे पहले ऐसा लगा जैसे कि किसी डैम की दीवार हो। वैसे इसके बाद अब मिकाइरू और मुसाशी अपने दोस्तों से वापस आकर मिल गए थे। यहाँ मुसाशी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा इंजन उनके एरिया में क्या कर रहा है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि एक इंजन मॉन्स्टर 150 साल पहले अपीयर हुआ था। इंजन मॉन्स्टर ये पहला इंजन मॉन्स्टर था। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि 150 साल पहले इसे कोई हरा नहीं पाया और हर बुशी का ये सपना होता है कि इसे वो खत्म करे, लेकिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तभी सुगामी कहती है कि आखिर इतने बड़े इंजन से कोई लड़ भी कैसे सकता है। पर तभी ओल्ड मैन कहते हैं कि लॉर्ड उसागी इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। वो बताते हैं कि लॉर्ड उसागी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और साथ ही साथ सभी नेशन से पावरफुल बुशिस को इनवाइट कर रहे हैं। उन्हें 5 ग्रेट जनरल्स कहा जाता है। वैसे यहाँ मुसाशी और बाकियों को ये पता चलता है कि इस मॉन्स्टर को खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये धीरे धीरे अपना कद बढ़ा रहा है। और वो लोग बताते हैं कि जब 150 साल पहले ये अपीयर हुआ था तो इंसानों ने 2 रास्ते चुने। कुछ लोगों ने चुना कि उन्हें उसे हराना होगा, लेकिन कुछ ने चुना कि वो उसे अपना भगवान बना लेंगे जिससे कि ये उन्हें कुछ ना करे, और इसी वजह से वो उसे हर वो चीज देते हैं जो वो मांगते हैं, जिसके कारण का साइज आज तक इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि उनके पूरे कॉन्टिनेंट को खत्म कर सकता है। हालांकि ओल्ड मैन कहते हैं कि इस ब्लैक इंजन से लड़ने से पहले हमें एक दूसरे मॉन्स्टर को खत्म करना होगा, जिसे खत्म करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अब वो मुसाशी, काइजरू और सुगामी तीनों ही उनके साथ चलने को कहते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ही चलना, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा है। ये बहुत बड़ा फैसला था और इन लोगों के पास वैसे भी अपनी बाइक है, इसलिए ओल्ड मैन और मिकाइरू इन्हें यहीं छोड़कर चले जाते हैं। ये आराम से इस बारे में सोच सकते हैं। वैसे अब तभी मुसाशी कहता है कि आखिर ये इंजन है क्या और हमने इसे स्कूल में क्यों नहीं देखा। तो वो तुरंत ही उस
स्कूल को रिसर्च करने के लिए वापस निकालते हैं जो कि काइजरू के फादर का था। अभी उसमें सारे किंजिन मॉन्स्टर बने हुए थे, इसलिए वो उनमें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें ये वाला किंजिन मॉन्स्टर कहीं नहीं दिख रहा था। तभी सुगामी उस स्कूल को देखकर कहता है कि कमाल है, और बुशी क्लैन के मेंबर के पास ये स्कूल होते ही है। ये सुनकर काइजरू और मुसाशी दोनों ही हैरान थे, क्योंकि उन दोनों को उम्मीद नहीं थी कि काइजरू के फादर असल में बुशी क्लैन से बिलोंग करेंगे। उन्हें तो ये पता था कि वो उस फैमिली से बिलोंग करते, पर उन्हें नहीं पता था कि वो उनके साथ पहले मिलकर लड़ चुके हैं, क्योंकि वो हमेशा अकेले रहते थे। तभी सुगामी उस स्कूल पर नीचे लॉर्ड उसागी की क्लैन की एक सील नोटिस करती है, जो देखकर काइजरू मुसाशी और ज्यादा हैरान हो जाते। अब वो वहाँ से निकल पड़े थे, लेकिन अभी वो सोच नहीं पा रहे थे कि वो किस डायरेक्शन में जाए, लेकिन अंत में वो फैसला कर लेते हैं कि उन्हें प्लॉट हार्म जाना होगा। ये वही जगह है शायद जहाँ पर मिकीरू गई है। रास्ते में जाते हुए मिकीरू थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो मुसाशी और सुगामी को अपने काम से ले जा रहा है, क्योंकि उनका मेन मकसद वहाँ जाकर काइजरू के फादर के बारे में पता लगाना है। लेकिन मुसाशी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वो खुद भी वहाँ जाना चाहते हैं, और वैसे भी जो प्लॉट हार्म है वो ओशन के दूसरी तरफ है, जिस वजह से इस बहाने उन्हें ओशन देखने को भी मिल जाएगा। अब जब वो उस जगह पर पहुँचते तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं, साथ ही सामने एक गेट था और वो एक फोर्ट्रेस था जिस पर उसागी क्लैन की सील बनी हुई थी। पर फिर जब वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं तभी एक लड़का रास्ता रोक देता है। वो कहता है कि नहीं, तुम लॉर्ड उसागी से नहीं मिल सकते, क्योंकि वो फाइट की वजह से अभी बहुत ही ज्यादा बिजी है। साथ ही वो मुसाशी, काइजरू और सुगामी को उनकी टीम के बारे में पूछता है। मतलब उसागी क्लैन के अंदर भी बहुत सारी टीम बना ली गई है, जो कि अपने अपने हिसाब से टास्क पूरा करती है। पर इस चीज पर मुसाशी उसे अपनी टीम का नाम तो बताता है, लेकिन कहता है कि वो उसागी क्लैन से बिलोंग नहीं करता। जो सुनते ही सभी लोग हैरान हो गए थे, और इसके बाद अब वो उन्हें बंदी बनाने वाले थे। हालांकि इतने में ही वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है। वो हेलीकॉप्टर जब नीचे उतरता है तो उसका गेट ओपन होता है, तो उसके अंदर अभी वही लीडर बाहर निकल रहा था जिसे हम कहानी की शुरुआत में मिले थे। मुसाशी उसे देखकर पहचान लेता है, लेकिन वो लीडर मुसाशी को नहीं पहचान रहा था। हालांकि वो ऐसी एक्टिंग कर रहा था। बाद में मुसाशी हाजिर को पहचान लेता है, पर तभी मुसाशी और काइजरू नोटिस करते कि उन दोनों के अलावा वहाँ पर हर कोई घुटने के बल झुका हुआ है। वो उस लीडर को रिस्पेक्ट दे रहे थे। बाद में इन लोगों को पता चलता है कि वो लीडर असल में 5 जनरल में से एक है, जो सुनकर ये दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं, साथ ही प्राउड भी फील करते हैं। अभी मुसाशी तो उससे बहुत नॉर्मल टाइप में बात कर रहा था। तभी वो लड़का जिसने मुसाशी काइजरू को अंदर जाने से रोका था, वो कहने लगता है कि हमारा क्लैन से बिलोंग नहीं करते, हम इन्हें जेल में डालने वाले हैं। लेकिन इस पर वो लीडर कहता है कि नहीं, ये उसके साथ ही है, और अगर ये कोई भी गड़बड़ करते हैं तो इस चीज की जिम्मेदारी वो लेगा। इस पर मुसाशी कहता है कि नहीं, उसे जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। पर इतने में ही उस लीडर का एक दूसरा आदमी मुसाशी को रोक देता है, उसके मुंह पर हाथ रखकर। वैसे वो लीडर उसागी से मिलने के लिए जा रहा था। वैसे हमें उस लीडर का नाम न्यू टोरा पता चलता है। अभी मुसाशी डिमांड करता है कि वो भी उनके साथ चलेगा, क्योंकि उसे भी उसागी से मिलना था, लेकिन वो लोग उसे लेकर नहीं जाते। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मुसाशी, काइजरू और सुगामी दोनों न्यू टोरास के टीम मेंबर के साथ अभी अपनी मंजिल तक जा रहे थे। वैसे यहाँ पर न्यू टोरा का वो एक आदमी, उसका नाम सोनाटा है, वो कह रहा था कि इससे अच्छा मैं न्यू टोरा मतलब लीडर को प्रोटेक्ट करता, मुझे तुम लोगों के साथ घूमना पड़ रहा है, ये बहुत ही बोरिंग है। हालांकि अभी सुगामी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मुसाशी और काइजरू उसे बताते कि इन लोगों ने एक बार उनके होम टाउन को बचाया था और तभी से एक दूसरे को जानते। वैसे अब वो लोग उनसे काइजरू के फादर के बारे में भी पूछते, लेकिन वहीं पर बैठी वो यामामोटो कहते कि नहीं, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। वैसे अभी उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो फैसला करते हैं कि वो उसागी से इस चीज के बारे में पूछेंगे, लेकिन इस पर सोनाटा उनसे कहता है कि वो ऐसी कोशिश ना करे, क्योंकि उसागी आउटसाइडर को पसंद नहीं करता। वो सिर्फ अपने फैमिली मेंबर से ही बात करता है और आउटसाइडर से नफरत करता है। ये सुनकर सुगामी कहने लगती है कि हाँ, उनके फैमिली मेंबर्स भी ऐसे ही थे। पर फिर भी मुसाशी काइजरू को समझाता है कि उसे निराश होने की जरूरत नहीं है, वो किसी न किसी तरह से पता लगा ही लेगा। हालांकि तभी सोनाटा कहता है कि देखो, इस चीज में तुम ये मत भूल जाना कि तुम वहाँ एक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहे हो, और ओराची मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इन्हें नहीं पता था कि वो कितना खतरनाक है, इसलिए सोनाटा उस मैप को उस स्कूल के अंदर उन्हें उसकी इमेज दिखाता है। वो कहते हैं कि जिस किंजिन मॉन्स्टर से तुम अभी तक लड़ते आए हो, ओराची उनसे 10 गुना ज्यादा बड़ा है, और ओराची उनका मेन टारगेट नहीं है। ओराची को खत्म करने के बाद भी ब्लैक किंजिन मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। अब ये सब सुनने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। वैसे अब ये लोग अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हैं, जहाँ पहुंचकर ये एक फोर्ट्रेस के पास खड़े हुए थे। मुसाशी इस जगह को पूरी तरह से देखने के लिए सुगामी की हेल्प लेता है। सुगामी अपनी स्पेशल पावर से उसे फोर्ट्रेस के ऊपर चढ़ा देती है। वैसे वहाँ से मुसाशी सब कुछ देख पा रहा था, लेकिन अब तभी मुसाशी की नजर वही बैठे एक आदमी पर जाती है। मुसाशी उसी के पास चला जाता है। वो आदमी कह रहा था कि तुम मुझे मेरे बचपन की याद दिला रहे हो, मैं भी इसी तरह से बैठकर अपने पेरेंट्स का इंतजार किया करता था जब वो किंजिन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाते थे। मुसाशी उससे पूछता है
कि क्या वो भी एक बुशी है, मतलब क्या वो भी उनसे लड़ना चाहते हैं। तो इस तरफ वो आदमी कहता है कि हाँ टेक्निकली वो एक बुशी ही है। अब तभी वो आदमी खड़े होकर अपने कपड़े पहनने लगता है और उसी समय वहाँ पर वो एक लड़का आता है जिसने मुसाशी को यहाँ आने से रोका था। अब मुसाशी को पता चलता है कि असल में अभी इतने टाइम से जिससे वो बात कर रहा था वही उसागी है। मुसाशी बहुत खुश हो गया था, वो उससे आगे भी बात करना चाहता था लेकिन वो लड़का उसे रोक देता है और उसागी को बताता है कि मुसाशी एक आउटसाइडर है। और इतना सुनने के बाद उसागी का पूरा मूड पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो गुस्से में है। तभी वो लड़का आग में घी डालते हुए कहता है कि क्या हमें इसे प्रिजन में बंद कर देना चाहिए, लेकिन अब मुसाशी न्योटारा के साथ यहाँ पर आया है, मतलब उनके लिए तो यही मायने रखता है, इसलिए उसागी मुसाशी को माफ कर देता है। पर पनिशमेंट के तौर पर वो उसे ब्रेड जाने को कहता है। अब मुसाशी को नहीं पता था कि ब्रेड क्या है, लेकिन जब वो सुनता है उसे ये पनिशमेंट मिल रही है तो उसे लगता है कि ये कोई बुरी चीज होगी। अब मुसाशी के साथ साथ काइजरू और सुगामी भी फंसे थे, उन तीनों को भी ले जाया जा रहा था, वो भी बंदी बनाकर। वो एक तहखाने की तरफ जा रहे थे जिस वजह से उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें मार दिया जाएगा। तीनों ही अलग अलग बात करते हैं लेकिन आखिर में वो मर ही रहे थे। पर मुसाशी कहता है कि चिंता मत करो, अपन तीनों साथ हैं तो हम खुद को आराम से आजाद कर लेंगे। लेकिन इतने में मुसाशी को अलग एक दूसरे लॉकर में भेज दिया जाता है और काइजरू और सुगामी को वो लोग एक दूसरे रास्ते में ले जाते हैं। अब जब मुसाशी उस कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को देखता है और देखकर नहीं लग रहा था वो भी बंदी बनाए गए लोग हैं। वो असल में उसागी के लिए टीम के लोग थे, मतलब उसकी ऑफिशियल टीम नहीं पर उसकी क्लैन में जो बाकी टीम्स हैं उनके। यहाँ पर दो अलग अलग कलर में लोग खड़े हुए थे। मुसाशी को बाद में ये चीज पता चलती है कि ये असल में अलग क्लैन की मेंबर्स हैं, मतलब जैसे कि न्योटारा का एक पूरा क्लैन है वैसे ही बाकी क्लैन भी है जिनके जनरल्स यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके साथ देने के लिए उनके लोग भी यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर अभी दो क्लैन के लोगों को हम देखते हैं, वो दोनों ही आपस में बहस कर रहे थे कि उन्हें लीड कौन करेगा। लीड कोई एक ही कर सकता है लेकिन वो क्लैन मेंबर नहीं चाहते कि कोई दूसरे क्लैन का उन्हें लीड करे, इसलिए अब वो दोनों क्लैन में से एक पर्सन आगे आता है जो कि फाइट करने वाला है। तो रेड पालो की तरफ से एक कात्सुमे आया था जो कि वहाँ के क्लैन लीडर का बेटा है और दूसरी तरफ से वह एक दूसरे क्लैन लीडर का बेटा आया था, उसका नाम काइरो है। वैसे अब यहाँ इन सभी के बीच टेंशन बढ़ रही थी क्योंकि इन्हें लीडर का पता लगाना था और अब फाइट होने वाली है। और इस चीज को देखते हुए मुसाशी खुद भी आगे आता है। वैसे मुसाशी खुद एक अलग बैंड से बिलोंग करता है, मतलब कि अलग बैंड मतलब कि अलग क्लैन से बिलोंग करता है, इसलिए वो भी इस फाइट में हिस्सा ले सकता था। अभी दोनों एक साथ फाइट करने वाले थे जिस दौरान हम देखते हैं कि वो दोनों ही मुसाशी को कमजोर समझ रहे थे, इसलिए पहले काइरो आगे बढ़कर मुसाशी पर हमला करता है लेकिन मुसाशी उसके अटैक को रोक लेता है, जो देखकर काइरो सरप्राइज था। तभी कात्सुमे हमला करता है और काइजरू मुसाशी उसके अटैक को भी रोक लेता है। अभी वो सभी ये चीज देखकर शॉक थे क्योंकि उन्हें मुसाशी को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। वो कई तरह के हमले करता है लेकिन मुसाशी के पास ऐसी कई टेक्निक थी जो कि उन्होंने कभी देखी नहीं थी। मुसाशी अभी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो पहली बार अपनी स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। वो एक स्वॉर्ड के साथ, वरना पहले वो सिर्फ अपनी किताब में इन टेक्निक्स के बारे में लिखता था। अब वो इसी तरह से लड़ते हुए लगभग काइरो को हरा देता है लेकिन उसी समय वहाँ कात्सुमे अपने पैर से एक तलवार निकालता है जो कि उसने वहाँ इंजेक्ट करके रखी थी। ध्यान से देखो तो वो उसके जूते से अटकी हुई थी। वो उस तलवार की मदद से भी हमला करने लगता है। कात्सुमे कहता है कि अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं और अब वो अपनी पूरी स्पीड का इस्तेमाल कर रहा था। मुसाशी को वहाँ से दूर फेंक देता है और इतनी तेजी से मूवमेंट करने लगता है कि उसे देख पाना भी लगभग इम्पॉसिबल था, जिस वजह से मुसाशी और काइरो को बहुत मुश्किल हो रही थी। और फिर अब इन तीनों में वो उन दोनों को एक एक कर वहाँ से फिर से दूर कर देता है। मुसाशी का खून भी निकलने लगा था और इसी के बाद कात्सुमे कहता है कि तुम दोनों हार गए और उस टीम का लीडर मैं हूँ। मुसाशी वैसे तो अभी और लड़ना चाहता था लेकिन कात्सुमे लड़ने के मोड पे नहीं था क्योंकि उसके हिसाब से मुसाशी कमजोर है, इसलिए मुसाशी मान जाता है। हालांकि मुसाशी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कात्सुमे की तरफ करता है, साथ ही वो काइरो को भी उठाता है क्योंकि वो उसके साथ कांग्रेस में से एक है। भले ही वो लोग अलग अलग क्लैन से बिलोंग करते हैं लेकिन मुसाशी ये सब नहीं मानता। मुसाशी के लिए सब एक ही है और वैसे भी वो सब बुशी ही कहलाते हैं। लेकिन कात्सुमे का मानना अलग था। वो कहता है कि तुम दोनों सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि टीम में तुम्हारी एक पोजीशन हो। हालांकि मुसाशी ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था लेकिन कात्सुमे के सामने वो कुछ नहीं बोल पाता। साथ ही कात्सुमे अभी मुसाशी और काइरो दोनों की बेइज्जती कर रहा था पर वो दोनों कुछ नहीं कहते। और अब इस सब के बाद जब कात्सुमे लीडर बन गया था तब उसे अभी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो सभी को एक लाइन में खड़ा होकर ऑर्डर देता है कि उनकी टीम में कोई खास रूल्स नहीं है, बस एक ही रूल है कि उन्हें हमेशा उसके लीडर को फॉलो करना होगा। अभी कात्सुमे का जो ऑरा है, मतलब कि जो बोलने का तरीका है, उसके सब उसे घबरा रहे थे कि कोई भी कुछ कह नहीं पा रहा था। पर तभी मुसाशी हाथ खड़ा करके कहता है कि अगर तुम ऐसा ही करते हो तो कोई भी तुमसे बात नहीं कर पाएगा, सब तुमसे डरते रहेंगे और अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कुछ नहीं पूछ
सकता। इस पर कात्सुमी कहता है कि वुशी कभी क्वेश्चन नहीं करते, जो उनका लीडर कहता है वो हमेशा उसे फॉलो करते हैं और तुम लोगों को भी यही करना होगा। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अभी मुसाशी बाकियों को समझा रहा था लेकिन वो उसे इग्नोर करते हैं और उसके जो कांग्रेस थे, जो कि कायरू और बाकी वो लोग, उसे समझाते हैं कि वो ऐसी गलती ना करे क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। वैसे वो सभी वहाँ से चले गए थे। जिसके बाद मुसाशी अपने दोस्तों की याद आती है। वो कहता है कि कहीं वो कोई प्रॉब्लम में ना हो, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से उनके पास भागता है। पर वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि वो दोनों अभी अपनी नई टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। उनकी नई टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, इतनी अच्छी कि वो दोनों हर चीज भूल चुके थे। वैसे तो सुकामी को कुछ याद आता है कि शायद वो कुछ भूल रहे हैं, पर फिर वो दोनों ही एक साथ कहते हैं कि खैर छोड़ो, हमें क्या, हम यहीं पर फोकस करते हैं। अब उन्हें मजे में देखकर यहाँ मुसाशी बहुत वियर्ड फील कर रहा था। वो सोच रहा था कि उसके दोस्त उसे भूल गए। वैसे भी वहाँ से वापस लौटने का फैसला करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग जहाज में बैठकर वहाँ से निकल चुके थे। वो अभी उसी आइलैंड की तरफ जा रहे थे जहाँ पर वो बड़ा खतरनाक था, वो ओराची मॉन्स्टर है। लेकिन अब अचानक से इनकी नाव के सामने एक बहुत बड़ा किंगी मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देखते हुए मुसाशी तुरंत ही आगे बढ़कर उस पर हमला करने लगा था, लेकिन मुसाशी जब उसकी तलवार से उस हॉर्न पर हिट करता है तो उससे उस हॉर्न को कुछ नहीं होता। मुसाशी को पता चलता है कि उस किंजिन मॉन्स्टर का हॉर्न बहुत ही ज्यादा हार्ड है और वो तलवार से नहीं टूटने वाली। फिर भी वो बहुत देर तक कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इस चीज में वो ये भूल गया था कि उसे पीछे मुड़कर देखना है, क्योंकि पीछे भी एक दूसरा किंजिन मॉन्स्टर आ गया था। अब मुसाशी पीछे देखता है तब वो मॉन्स्टर बहुत करीब आ जाता है। मुसाशी सोचता है कि शायद अब वो मरने वाला है, लेकिन इतने में कोई वहाँ पर आकर उन दोनों की किंजिन मॉन्स्टर के हॉर्न एक साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। असल में लड़का नया है और ये युसागी क्लैन के 3 मेजर ड्रैगन्स में से एक है। अब इनके पास बहुत पावर है, इसलिए इन्हें ड्रैगन का टाइटल दिया गया है। बाकी दोनों अभी वहीं पर थे। इन्हें यहाँ देख के सभी लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे। अब लेकिन इतने में ही वहाँ उनके जहाज को कई सारे किंजिन मॉन्स्टर घेर लेते हैं और यहाँ सच में बहुत सारे किंजिन मॉन्स्टर थे और हर एक मॉन्स्टर का साइज उनकी नाव के बराबर था, जो देखकर वुशी डर रहा था। मुसाशी उन्हें समझाता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो यहाँ नया भी यही सेम चीज कहता है और इसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल चेन से उन सभी ओनिस के हॉर्न को पकड़ लेता है और एक एक कर उन सभी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो कहते हैं कि अगर तुम लोग भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो, तुम्हें बस खुद पर विश्वास रखना होगा। अब इतने ही वहाँ पर कात्सुमी आगे बढ़कर एक मॉन्स्टर के हॉर्न को डिस्ट्रॉय कर देता है। मुसाशी देखकर हैरान था क्योंकि उसकी तलवार उस हॉर्न पर एक स्क्रैच तक नहीं लगा पा रही थी, पर तभी उसे बताया जाता है कि असल में कात्सुमी ऐसा खुद से नहीं कर रहा, बल्कि वो उस टीम की एनर्जी को ग्रैब कर रहा है। मुसाशी को याद आता है कि जब गॉडेस ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल किया था तब वो ऐसा ही टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन ये टेक्निक किसी ह्यूमन में होना बहुत रेयर माना जाता है। तभी मुसाशी एक और चीज नोटिस करता है, क्योंकि पिछले दिन उसे लगा कि शायद सभी लोग कात्सुमी से डर रहे हैं, पर अब वो समझ जाता है कि वो सभी डर नहीं रहे थे, बल्कि वो सभी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे और अभी भी उसे अपनी एनर्जी दे रहे हैं, जिससे कि वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर सके। और ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो चुकी थी। बाद में मुसाशी खुद को सबसे ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था, क्योंकि वो किसी के कुछ काम नहीं आया और ये चीज तब और ज्यादा बढ़ जाती है। तब कात्सुमी फिर से उसका मजाक बनाता है। बाकी सभी भी सेम उसे बहुत नीची नजरों से देख रहे थे। इसी वजह से मुसाशी सोच रहा था कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी किसी की मदद नहीं कर पा रहा और वो सबसे ज्यादा कमजोर है और यहाँ उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं था। मुसाशी और नेओटारा को देखते हैं जो कि बैठकर बात कर रहे थे। हमें बताया जाता है कि वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इसका मतलब उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग है। यहाँ पर उसागी नेओटारा को बताता है कि उसे ऑब्सीडियन गोड्स का पता चल चुका है कि वो कहाँ पर है और अगर वो किसी तरह से उसे कैप्चर करके उसकी पावर का इस्तेमाल कर पाए तो ये लड़ाई उनके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी और फिर उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन उसागी यहाँ पर ये भी बताता है कि उसे शक है कि उनके क्लैन में कोई जासूस आया है जो कि उनके ऊपर नजर रख रखा है और उसे पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरी तरफ मुसाशी को देखते हैं। रात के टाइम वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो इनके किसी काम का नहीं है, इसलिए यहाँ रुक कर कोई फायदा नहीं है। पर तभी कायरू वहाँ पर आता है। वो उसे समझाता है कि उसे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि भले ही वो कमजोर हो लेकिन वो खुद को ताकतवर बना सकता है और यहाँ वो उसे सपोर्ट कर रहा था, जो देखकर मुसाशी खुश था, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद पहली बार उसे कोई सपोर्टिव पर्सन मिला है। अब मुसाशी ने वापस से यहाँ पर रुककर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का मन बना लिया था। वैसे अब अगले दिन हम देखते हैं कि अभी मुसाशी कायरू के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वैसे कायरू जितना ज्यादा शांत है उतना ही ज्यादा ताकतवर भी है और ये चीज मुसाशी लड़ते हुए समझ जाता है। उसी से कुछ दूर पर हम मिकायरू मतलब उस प्रिंसेस को देखते हैं। असल में वो भी इनके साथ यहाँ ज्वाइन थी, पर अभी वो यहाँ मुसाशी को देख रही थी। लेकिन उसी समय अचानक से उसके सर से कुछ क्रिस्टल निकलते हैं और हमें पता चलता है कि असल में यही वो स्पाई है जो कि इनके ऊपर नजर रखने के लिए आई है। वैसे
इसके बाद हम ओराची यानी कि उसे किंग इन मॉन्स्टर को देखते हैं, जिससे कि ये लोग लड़ने जाने वाले हैं। अब वहाँ पर अभी एक आदमी उससे बता रहा था, वो कह रहा था कि हमारे पास लगभग 5 दिन का समय है, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर जितने भी क्रिस्टल्स हैं सभी को खाकर अपनी पावर को बढ़ाना होगा। फिर वो लड़ाई होगी जिसमें जीतेंगे हम, और फिर हम ऑब्सीडियन गॉडेस को भी कैप्चर कर लेंगे, जिसके बाद हमें हराना नामुमकिन हो जाएगा। वैसे समय मिकाएरू यही इसी को वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, जिसकी वजह से यहाँ उसके सामने एक इमेज आती है जो कि मुसाशी की थी, जिसे देखकर वो आदमी कहता है कि इतने कमजोर लड़की को आखिर ऑब्सीडियन गॉडेस कैसे चुन सकती है। और बस इसको इतने कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर इस पर अच्छा सपोर्ट मिला तो हम इसका आगे का पार्ट भी जरूर अपलोड करेंगे।